वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो आई होप कि जो चीज़ें हम लोग काफ़ी सीख चुके हैं यहाँ पर वो सब आपको क्लियर होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने समझाने की कोशिश करी है और आप लोगों ने उसे समझने की कोशिश करी होगी। ठीक है, हम लोग फिज़िकली दूर हैं बट मेंटली हमारे तार आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि मैं जो समझाने की कोशिश करता हूँ आप उसे समझ रहे होंगे। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एंड इट इज़ बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, वो हमारा हो चुका है। बट कंडक्टेंस वाला पार्ट जो बाकी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन टुडेज़ क्लास वी विल लर्न अबाउट द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि हमें 3 पार्ट में इस चैप्टर को समझना है। गैल्वेनिक सेल, दूसरा सेल बोला था हमने कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और थर्ड पार्ट इज अवर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इसका मीनिंग क्या है? द हेडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टुडेज टॉपिक इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ये भी बता दूँ। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं, बट न्यूमेरिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज़ अवर टुडेज क्लास हेडिंग। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को समझेंगे। हालांकि अभी तक हमने जितना भी काम करा है इस पूरे टॉपिक में सब इलेक्ट्रोलाइट से ही करा है, बट डेफिनेशन अब हम लोग समझें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है ना? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट electricity, substance which conduct electricity in its aqueous form or molten form is known as क्या? इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपने मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आपका जैसे NaCl है हमारा, ठीक है ना, अब ये होता तो सॉलिड फॉर्म में, इन सॉलिड फॉर्म आयंस आर नॉट एबल टू मूव, तो दे कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हमने इसे मोल्ड कर दिया, मतलब हमने इसका टेम्परेचर अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा कर दिया, तो आयंस विल बी फ्री, Na+ और Cl-। ये आयंस आ गए, और आयंस आते ही करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया एट रूम टेम्परेचर ही, जो कॉमनली हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, उसमें डिज़ोल्व करा तो भी ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा ना। ऊपर वो गैशियस फॉर्म में है और नीचे ही आपका एक्वस फॉर्म में है, इस तरीके से। तो ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टार्ट करेगा। और कौन कौन से सब्सटेंस हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट होंगे? तो इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एसिड बोल सकते हैं हम लोग, बेस बोल सकते हैं, और सॉल्ट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में अब हमारा काम रेस्ट्रिक्शन है, फिक्स है हमारे पास, या तो एसिड होगा या बेस होगा या फिर सॉल्ट होगा, है ना। अगर हम लोग इनऑर्गेनिक के टर्म्स में सोचते हैं कि बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में या तो आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है, या फिर कोवालेंट बॉन्ड हो सकता है, बट वो पोलर कोवालेंट बॉन्ड होगा। तो इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग अगर हमसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स में या तो आयनिक बॉन्ड होगा या फिर पोलर कोवालेंट बॉन्ड, है ना। अब अगर हम लोग बात करें नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या विच कैन नॉट प्रोड्यूस आयंस, है ना। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट करेंगे? इनमें आयंस का प्रोडक्शन होने वाला नहीं है, नो आयंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनके बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है।
तो इनके बीच में जो आपको बॉन्ड मिलने वाला है दैट विल बी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और इस चैप्टर में हमें ज़रूरत नहीं है, बट डिफरेंस की बात करें तो 2 मिनट में हम समझ लें। और फॉर एग्जांपल लाइक यूरिया हो गया, NH2 CONH2, ग्लूकोज हुआ, है ना, सुक्रोज हुआ C6H12O6, सुक्रोज C12 H22 O11, CCl4 हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, काफ़ी ज़्यादा है। बट राइट नाउ हमारे लिए जो मेन कंसर्निंग थिंग है दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन्हीं की वजह से होगा, ठीक है। और अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को भी वी विल डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। या तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होगा हमारा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ऐसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयोनाइज हो जाएगा अपने आयंस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट विच आर 100% आयोनाइज्ड into their constituent ions, अनलेस अदरवाइज मेंशन, हम लोग मान के चलेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन होगा वो 100% होगा, ठीक है ना। वे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे अपने कंपोनेंट आयंस में, और इनका जो सॉल्यूशन होगा हम लोग बोल सकते हैं कि हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पूरी तरह से आयंस आ चुके हैं, तो दे आर हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन। अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें, अब हमें कैसे पता पड़ेगा कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, और वो भी कॉमनली तो हम लोग जो मोस्ट कॉमन लेते हैं, परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HI, HBr और FCl, ये कॉमनली 6 आर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड, बट उसमें लिथियम को छोड़कर क्यों? क्योंकि लिथियम तो आपका डायगोनल रिलेशनशिप शो कर देता है मैग्नीशियम के साथ, उनके कंपाउंड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, NaOH, KOH, RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, और एल्काइन अर्थ मेटल में कॉमनली बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सॉल्ट्स में बेटा कोई दिक्कत ही नहीं, सॉल्ट्स तो ऑल सॉल्ट्स अनलेस अदरवाइज मेंशन, इस टॉपिक में हम लोग सभी सॉल्ट्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह मान के चलेंगे। और सेकेंड टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दैट आर अवर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आपकी नीट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट पहचानते आना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट पहचानते आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वीक का क्लासिफिकेशन भी आना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब विच आर नेग्लिजिबली डिसोसिएटेड इनटू, बिल्कुल नेग्लिजिबल डिसोसिएशन होगा, विच आर नेग्लिजिबली डिसोसिएटेड इनटू देयर कंपोनेंट आयंस। अब अगर इन्होंने आयंस ही काफ़ी कम प्रोड्यूस करे हैं तो इनका एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो करंट को काफ़ी लेस एक्सटेंट तक कंडक्ट करेगा। ये हमारे लिए लो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं, तो दे आर लो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। और इनके अलावा अब जो भी बच जाता है, मतलब अगर मैंने 6 स्ट्रॉन्ग एसिड आपको लिखा दिए हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सब जो एसिड्स बचे हैं वो हमारे लिए वीक एसिड्स हो गए। स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैं 5 लिखा रहा हूँ तो जितने भी अब बच गए वो सब हमारे लिए वीक बेस हो गए। सॉल्ट्स में कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऑल द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इनका क्या होगा कि नॉर्मल वे में कंडक्शन, जैसे वाटर का अगर आपको पता हो, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर वाटर का आप कभी भी, हमने बात करी थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इफ़ यू रिमेंबर, कि प्योर वाटर का आप कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवा सकते हो, उसमें आपको उसे डाइल्यूट एसिडिफाइड वाटर के फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर की वजह से जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो इतने कम होते हैं कि
एक्वस सॉल्यूशन वाटर का कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला नहीं। थोड़ा सा भी एसिड या बेस डालते ही क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस इतने ज़्यादा सफिशिएंट हो जाते हैं कि वो करंट का कंडक्शन आपका करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास अगर हम लोग बात करें इसी टॉपिक में कंडक्टर्स है ना का डिफरेंस पूछ सकता है कि कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्टर, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि सब्सटेंसेज विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं उन्हें हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। एंड हमारे पास है ना दो तरह के कंडक्टर होते हैं। पहला कंडक्टर होता है आपका मेटेलिक कंडक्टर। फर्स्ट टाइप के जो कंडक्टर हैं दे आर मेटेलिक कंडक्टर। सेकेंड टाइप के जो कंडक्टर्स होते हैं दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो हमें थोड़ा सा एक रफ डिफरेंस दोनों के बीच में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ना। मेटेलिक कंडक्टर का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ करंट, इसमें जो फ्लो ऑफ करंट होगा, फ्लो ऑफ करंट अकर्स बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये जितनी भी हमारी जो करंट हमारे पास आ रही, लाइटें जल रही हैं आपके यहाँ भी, आप जिसमें देख रहे हो, तो करंट कहाँ से आ रही, वो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं। जो वायर्स हैं वो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, उनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ना, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हम लोग एक तरह से अगर बोलना चाहे तो इसी को आप चार्ज कैरियर भी बोल सकते हो सकता है वो, क्योंकि इस टॉपिक पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने देखे नीट में पूछे गए हैं डिफरेंसेस वगैरह के, हमें पता होना चाहिए। तो चार्ज कैरियर्स जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट जो होगा या चार्ज कैरियर जो होगा, इट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ किसकी वजह से, आयंस। तो यहाँ पर आयंस की वजह से आपका फ्लो होगा। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग बात करें कि मेटेलिक कंडक्टर्स में, ठीक है ना, देर इनकी मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर, इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। वायर से बस इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ मैटर, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूँ कि ट्रांसफर ऑफ मैटर से मीनिंग क्या है ना, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं नो केमिकल decomposition of substance takes place। वायर है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बस वो गर्म होती है, वो रेजिस्टेंस की वजह से होती है, ठीक है ना, बाकी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं होता कि हमें जो हमने वायरिंग कर दी है आपके घर में उसको बार बार चेंज करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर आपका केमिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि NaCl है तो केमिकली डिकम्पोज हो गया, बस यही मीनिंग है हमारा। तो केमिकल decomposition of substance takes place। ठीक है, अब अगर अगली बात करें हम लोग, ठीक है, अगली बात क्या है, मेटेलिक कंडक्टर्स आर जनरली हाईली कंडक्टिंग, इनका कंडक्टिंग हाईली कंडक्टिंग मतलब वी कैन से कि इनका कंडक्टिंग पावर इज मोर, इनका जो कंडक्टिंग पावर होगा वो ज़्यादा होगा, कंडक्टिंग पावर इज मोर। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर रिलेटिवली लेस कंडक्टिंग, रिलेटिवली, इट्स अ रिलेटिव टर्म, क्योंकि हम लोग एक को ज़्यादा बोल रहे हैं दूसरे को कम, तो दे आर कंपेरेटिवली लेस कंडक्टिंग ना, देयर कंडक्टिंग पावर इज लेस, देयर कंडक्टिंग पावर इज लेस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल सकते हैं
कि दोनों में रेजिस्टेंस होता है। रीज़न क्या है रेजिस्टेंस का? मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो आपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसके बाद जो पॉजिटिवली चार्ज बचता है उसे कर्नल बोलते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बेटा तो कर्नल्स इनके पाथ में कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, है ना। तो हम लोग बोलते हैं हमारा, है ना, कि रेजिस्टेंस, जो वायर गर्म हो रही है वो रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है ना। तो रेजिस्टेंस इज ड्यू टू obstacle provided in the flow of electron by kernels। इनका जो रेजिस्टेंस होता है इट इज़ ड्यूज टू ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कर्नल्स, जबकि इनमें रेजिस्टेंस, ना, इसको मैं अलग से अभी डिस्कस कर रहा हूँ साइड में। रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू इंटरैक्शंस। अब क्या मीनिंग है मेरा इंटरैक्शन से, इसको मैं साइड में डिस्कस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमें थ्योरेटिकली सब डिफरेंस पता हो। अगला टर्म हम लोग बोल सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना, डिफरेंस तो सभी इंपॉर्टेंट है बट अगला मेटेलिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब इनडायरेक्टली हम लोग बोलें तो इनका कंडक्टेंस जो होता है वो कम होता चले जाएगा, ठीक है। अब जबकि क्यों इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस, तो आई होप आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला सुना होगा, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। रेजिस्टेंस जो होता है ना, जहाँ पर अल्फा को रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है, तो ये वहाँ से कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में एक अच्छी चीज़ क्या होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इनडायरेक्टली इनमें आपका कंडक्टेंस जो होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों, पहले मैं रेजिस्टेंस को समझाऊंगा उसी के बाद। इसका तो रीज़न मैंने आपको समझा दिया है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इस इक्वेशन से आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी से इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इसमें हमारा, ठीक है ना, लास्ट और फाइनल पॉइंट तो खैर इंपॉर्टेंट ही है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है, कौन से फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो हमने पढ़े थे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दैट आर एप्लीकेबल ओनली फॉर किनके लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। वहाँ पर तो हम लगा सकते हैं बट यहाँ पर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होने वाला नहीं है, तो आई कैन से फिफ्थ पॉइंट की फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉट अप्लाइड फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, है ना। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसे आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो ये 4 पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए, और फिफ्थ पॉइंट को भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि मेटेलिक कंडक्टर्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे कोई सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट नहीं हो रहा, केवल करंट फ्लो हो रही। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो आप अगर करवाते हो तो वहाँ पर करंट आपका फ्लो होने से कोई सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये डिफरेंसेस हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग कौन से, वीक कौन से, कंडक्टर क्या है। अब जो मैंने अभी पॉइंट बोला आपसे कि रेजिस्टेंस का रीज़न ना, उसको समझें और फिर टर्म्स पर आ जाएं, और वहीं से हमारे इस टॉपिक के क्वेश्चन भी चालू हो जाते हैं। तो ये एक छोटा और अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, और वैसे तो यू आर विद जेएस सर, तो मैं हर चीज़ को आपके लिए काफ़ी सिंपल वे में ही प्रेजेंट करूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरैक्शंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरैक्शंस की वजह से होता है। थ्योरेटिकली आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी इंटरैक्शन, 3 तरह की हुई है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूट बोलता हूँ तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन। सेकेंड टाइप की इंटरैक्शन है ना, एक सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हमारे लिए सॉल्यूट है, उसी को पानी में डालेंगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चालू करेगा। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन। सेकेंड वन इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, ठीक है। और थर्ड वन इज आपका
सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब मीनिंग क्या है तीनों का देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है बेटा, तो वो जो सॉल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट वो टूटेगा किस किस में, कैटायन में प्लस एनायन में। ये है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। हमें पता है कि इन दोनों के बीच में कैटायन और एनायन अपोजिटली चार्ज होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ क्या होता है आपका, अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। और जो हम लोग अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैं लिंक कराऊँ तो इट इज़ 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जितना ज़्यादा चार्जेस होंगे, मतलब जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा आपका, ज़्यादा होता जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आयंस मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो इफ़ देयर इज़ मोर अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ठीक है, देन देयर विल बी डेफिनेटली देयर टेंडेंसी टू मूव विल बी लेस। और जब तक आयंस मूव नहीं करेंगे तब तक करंट का कंडक्शन होने वाला नहीं है। मतलब आई कैन से कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन मेरे रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है ना, मेरे रेजिस्टेंस को जनरेट कर रहा है। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब इनडायरेक्टली ये आपकी विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, आप खुद इमेजिन करिए कि अगर मैं एक आयन पानी में मूव कराऊँ और एक आयन में शहद में मूव कराऊँ, किस केस में उसका कंडक्शन आसानी से होगा। डेफिनेटली पानी में उसकी मूविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि शहद दैट इज़ हनी में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज़ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरनली ज़्यादा हुआ तो आपके सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और विस्कोसिटी अगर ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली उस केस में आयंस के मूव करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये है हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जितना हाईली विस्कस लिक्विड होगा उसमें आयंस के मूव करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द लास्ट पॉइंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इट इज़ बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ आयंस। लेट अस अज्यूम कि हम लोग सॉल्वेंट वाटर ही ले रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस, आपको पता है कि अगर आप Li+ को गैशियस फॉर्म में और Na+ को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो ये वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद Li+ एक्वस, और ये वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद किस में आ जाएगा, Na+ एक्वस में। और हमें पता है कि किसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, जो आयन जितना छोटा होगा बेटा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा है। हम लोग इसे इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, बॉन्डिंग में, है ना। Li+ का हाइड्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ये Li+ है सपोज को, इसको चारों तरफ से घेर लेंगे कौन से मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है तो डेफिनेटली ये खूब ज़्यादा भारी भरकम हो जाएगा, ठीक है। और भारी भरकम होने का मतलब क्या है, जो आयन जितना मोटा हो जाएगा उसके मूव करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो Li+ एक्वस के मूव करने की टेंडेंसी कम होने का मतलब डेफिनेटली इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। और ये आपका नीट का काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इनफैक्ट जेई में भी पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को कि Li+ एक्वस और Na+ एक्वस में किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो Na+ की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा, वो Li+ का होगा, ठीक है ना। तो इससे मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि Li+ मेरे लिए सॉल्यूट है और वाटर उसे हाइड्रेट करने का काम कर रहा है। तो जितना ज़्यादा ये इंटरेक्शन होगी, दैट मीन जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे आपके आयन से, उसका कंडक्टिंग पावर, उसकी कंडक्टिविटी, उसकी मूव करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो दिस आर द 3 रीजन्स। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में और कुरेद के पूछे कि वहाँ पर इंटरेक्शन से मेरा मीनिंग क्या था, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने अगला पॉइंट लिखा है रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ऐसा क्यों बोला है हमने, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई हो तो वो तीनों में से किसी भी तरह का इंटरेक्शन क्यों ना हो, वेदर इट इज़ सॉल्यूट सॉल्यूट, वेदर इट इज़ सॉल्वेंट सॉल्वेंट, वेदर इट इज़ सॉल्यूट सॉल्वेंट, तीनों तरह के इंटरेक्शंस को वो
कम करके उनके मूव करने की टेंडेंसी को बढ़ा देंगे, बिकॉज आपने एक्स्ट्रा उन्हें एनर्जी दे दी है, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से हर सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे मुझे कोई दौड़ने को बोले तो मुझे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं भारी वर्क हूँ, मैं क्लास में ये इलस्ट्रेशन ऑफलाइन में खूब अच्छे ढंग से लेता हूँ बच्चों के साथ। कोई भी जो पतला दुबला बच्चा होता है कि ये और मैं रेस लगाऊंगा तो कौन जीतेगा, तो डेफिनेटली वो पतला दुबला बच्चा जीत जाएगा। मैं बच्चों को बोलता हूँ मैं भागूंगा ही नहीं, पहली बात तो मैं तो खड़ा रहूँगा कि यार तू ही जीत जा। बट अब अगर मेरे पीछे कोई हाई टेम्परेचर सोर्स लगा दे, गर्म आग का गोला मेरे पीछे दौड़ा दे कोई, तो अब जान है तो जहान है, तब तो मुझे भागना ही पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही ऑटोमेटिकली मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। अब मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं उस आग के गोले से बचने के लिए दौड़ूंगा। हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस में इतना जुनून तो है मेरा कि मैं उस पतले दुबले लड़के को हरा भी दूँ, तब मैं उस केस में रेस जीत जाऊँगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि वो ओवरऑल इन सभी इंटरेक्शंस को कम कर देंगे, और इंटरेक्शंस कम हुई तो रेजिस्टेंस कम हुआ, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की बढ़ गई, ठीक है। तो आई होप ये जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं पहले तो ये क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चंस में मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा इसे। और अब हम लोग जनरल टर्म्स देखेंगे, व्हाट आर द जनरल टर्म्स रिलेटेड विथ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये डिफरेंस इसलिए ज़रूरी था बेटा बिकॉज इन द थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही में आस्क, ठीक। चलिए अब जनरल टर्म्स जो हमारी हैं छोटी छोटी, जो आपको फिजिक्स से पता भी होंगी, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू कंडक्टेंस, ठीक है। क्या है जनरल टर्म्स, पहली है आपका रेजिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय आर। अब डेफिनेशन कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड, हिंड्रेंस प्रोवाइडेड इन द किसमें, फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है ना। ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड, हिंड्रेंस प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयंस, किसी भी तरह का हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल, बाधा ना, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा, किसी भी तरह का अगर आप बाधा क्रिएट कर रहे हो आयंस के मूवमेंट में, दैट इज़ योर रेजिस्टेंस। और हमारे लिए यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस की, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और यहाँ पर ओम्स लॉ भी फॉलो होगा, हो सकता है वो किसी क्वेश्चन में यूज़ करा दे। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। सेकेंड टर्म इज अवर कंडक्टेंस। अब हमारी जो सेकंड टर्म है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे G और C, है ना, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। कंडक्टेंस इसलिए C से, अदरवाइज G से। इट इज़ बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज, अगर डेफिनेशन बोले तो हम लोग बोल सकते हैं इजीनेस प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयंस, इजीनेस प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयंस, कि कितनी आसानी से मेरे आयंस का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे हमारा कंडक्टेंस। तो बेसिकली RC जो हो गया हमारे लिए, इट इज़ 1/R। ये फॉर्मूले ही बनते जा रहे हैं बेटा, है ना। ये पहला फार्मूला हो गया कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं, उसका रेसिप्रोकल लो, दैट विल बी अ रेजिस्टेंस। यूनिट अब इसकी ओम इनवर्स, हमने रेसिप्रोकल लिया है तो यहाँ पे ओम इनवर्स। बोलने के लिए दूसरे टर्म्स में आप इसे मो बोल सकते हो, या तीसरी जो कॉमन यूनिट यूज़ होती है दैट इज़ सीमेंस एस। तो कॉमनली तो इस टॉपिक में आपका सीमेंस यूनिट यूज़ होने वाली, ठीक है। चलिए व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट टर्म, अवर नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को देखते हैं, देन क्योंकि रेसिप्रोकल कर देंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है। अब
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक उसने बोला है कि अब ये टर्म आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, हो सकता है मैंने भी जो शीट डिज़ाइन करी है आपके लिए उसमें मिल जाए, बट एक्चुअली एनसीईआरटी बुक ने बोला है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कॉमनली आप रेजिस्टिविटी बोलो, तो इट इज़ रेजिस्टिविटी, और इसका सिंबल होता है कि आपका रो। ठीक, अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रो, तो हमें पता है कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, उसकी लेंथ के, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके एरिया। ये आपको पता होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथ होगी भैया इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया के वो क्या होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कंबाइन कर दें बेटा तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल बाय, और प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट डालेंगे तो आर विल बी इक्वल्स टू रो इनटू एल बाय। ठीक है, तो ये हमारा रो यहाँ से हो गया, इसलिए रो क्या हो गया हमारा, इट इज़ इक्वल्स टू आर इंटू ए बाय एल। ये आपका, ये सब गोल्डन फार्मूले बनते जा रहे हैं ना, गोल्डन फार्मूले से मतलब जिनसे आपको सोना मिलने वाला है ना। सोना कैसे मिलेगा आपको, आपका सिलेक्शन ही आपके लिए सोना है, ठीक है ना। अच्छी रैंक से हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो वो हमारे लिए सोने के बराबर ही है। ठीक, तो ये गोल्डन फार्मूला हो गया कि जैसे आपसे किसी भी क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी की बात करेगा, इट इज़ रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाय एल। ठीक है, और इसलिए इसकी जो यूनिट हो गई, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इट विल बी ओम आपका एंड सेंटीमीटर। अब आप मीटर भी बोल सकते हो, बट मीटर बोलना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली गलत इसलिए कि हमारे पास जो सेल होते हैं लेबोरेटरी में ना, वो इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं कि मीटर्स में काम करें हम लोग, छोटे छोटे से सेल होते हैं, तो नॉर्मली डिस्टेंस जो होगी वो हमारा सेंटीमीटर में होगी। क्या मीनिंग है डिस्टेंस का, मैं उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं फोर्थ टर्म भी समझा दूँ, दैट इज़ योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को हम लोग कंडक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक की कंडक्टिविटी बोलिए ज़्यादा बढ़िया है। अब है ना, इसका सिंबल तो रो है, इसका सिंबल ऐसे छोटा के लिखा जाता है जिसे है ना प्रोनाउंस करते हैं कापा, KAPP कापा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेजिस्टिविटी। तो कापा जो हो गया बेसिकली आपका, इट इज़ 1 बाय रो, एंड 1 बाय रो मतलब इट इज़ 1 बाय आर इंटू ए बाय एल, तो इट इज़ 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। व्हाट इज़ माई 1 बाय आर, 1 बाय आर इज कंडक्टेंस, ठीक है, तो इट इज़ जी इंटू एल बाय ए। अगर मैं इसे जी स्टार बोल दूँ, बता रहा हूँ मीनिंग क्या है, तो जी स्टार को बेसिकली हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। जी स्टार को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। किसका सेल कांस्टेंट, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपसे इस टॉपिक के कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी जाएगी। पहले हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें, फिर मोलर इक्विवेलेंट को भी समझा रहा हूँ, और इस वजह से अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो ये फार्मूला हमारे लिए खूब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टेंस, कंडक्टिव कॉमनली यूनिट मैंने बोला ही कि सीमेंस है, तो मैं उसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। तो इसकी यूनिट सीमेंस और एल बाय ए की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब शॉर्टकट में हम लोग इसे SCM इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स आपने फिजिक्स के मेटेलिक कंडक्टर्स में भी सुनी होंगी, यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मेरा सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ L एंड A, है ना। अगर हमारे पास कोई वायर होती, ठीक है ना, फिजिक्स में तो आप वायर मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करो, तो वायर होती तो A का मतलब होता उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और L का मतलब क्या होता, उसकी लेंथ। ठीक है, बट यहाँ पर हमने कैसे बोल दिया कि L के प्रोपोर्शनल है और A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर तो कोई आपका वायर है ही नहीं,
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ये सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा लेबोरेटरी में, इसे एक स्पेशल टाइप के सेल में करवाया जाता है। उस सेल का नाम होता है कंडक्टिविटी सेल। एक्चुअली ये जो भी काम आप करवा रहे हो ये एक स्पेशल टाइप के सेल में होता है, उस सेल को बोला जाता है कंडक्टिविटी सेल, है ना। एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो डायग्राम के फॉर्म में गिवन है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमने गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक को तो काफ़ी टाइम दे के समझा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट हाँ समझना ज़रूर है कि इसका मीनिंग क्या है ना, एल और ए का। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं बेसिकली, इस तरह से। कंडक्टिविटी सेल का मीनिंग क्या, अगर डेफिनेशन पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी सेल, तो हम लोग बोलेंगे सेल इन विच मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस कंडक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस इज नोन एज कंडक्टिविटी सेल। एक ये स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसमें मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होता है आपका, ठीक है। ये इस तरह से हमारा कोई भी यहाँ पर बैटरी वगैरह लगी हुई है, ठीक। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए एंड एल। अब आपका जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा बेटा वो इसी के बीच में भरा होगा, और जैसे आपने करंट पास करवाई, ठीक है, ये कैटायन और ये एनायन ये मूव करना चालू करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए ए और एल का मीनिंग क्या है, हमारे लिए ए का मीनिंग है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ए का मतलब है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये है ए, कितना एरिया है। और एल का मीनिंग क्या है हमारे लिए एल का मीनिंग है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये एल है ना। तो ध्यान देना ये ऑब्लिक प्लेट्स ऐसी नहीं है, ये प्लेट्स ऐसी हैं दोनों। ये तो मैं थोड़ा सा तिरछा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इमेजिन हो, अदरवाइज दिस प्लेट्स आर एग्जैक्टली दिस टाइप पैरेलल। आपको केवल इनकी विड्थ दिखाई देने वाली नहीं, ऐसा दिखाई देगा, कर रहे हो इमेजिन, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखाई देने वाला हमें। तो एल इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, ए इनके बीच का एरिया हो गया, क्योंकि जो हमारे आयंस का मूवमेंट होगा वो इसी पर्टिकुलर शेप वॉल्यूम के अंदर ही होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाहर तो आयंस मूव करने वाले हैं नहीं, सभी आयंस इनके बीच में ही आ जाएंगे, तभी तो वो सिस्टमेटिक वे में मूव करेंगे। तो एल का मतलब है आपका डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दैट इज योर एल। तो ये है मीनिंग एल और ए का। और इसलिए ध्यान देना कि अगर आपने कंडक्टिविटी सेल की बात कर ली है तो एक टर्म और जो आपको याद रखनी है दैट इज सेल कांस्टेंट, जो अभी मैंने यहाँ पर बोला भी कि कंडक्टिविटी जो है इट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम लोग जी स्टार से डिनोट करते हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड आल्सो, तो उनके लिए अगर सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछे तो हमारी जो डेफिनेशन हम लोग देंगे कि फॉर एनी कंडक्टिविटी सेल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ओके। आई एम नॉट राइटिंग ऑन द बोर्ड, सुना रहा हूँ मैं आपको, और आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा उसे इफ़ यू आर मेकिंग योर नोट्स। फॉर एनी कंडक्टिविटी सेल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स टू द area of electrode is a constant known as cell constant. Once again I am repeating, for any conductivity cell the ratio of distance between the electrodes to the area of electrode is a constant which is known as cell constant, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट जो होता है आपका बेसिकली ये कांस्टेंट है, और ये रेशियो होता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स का। इसीलिए इसकी यूनिट जो होगी वो आपका सेंटीमीटर इन्वर्स होगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर बोला था कि हम सेंटीमीटर ही लेंगे, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े सेल नहीं होने वाले बेटा कि मीटर्स में हम लोग उनके बीच की डिस्टेंस लें। छोटे छोटे से सेल लें। लेबोरेटरी अपने आप में ही काफ़ी छोटी होती, कभी आप अपने स्कूल के लेबोरेटरी में गए हो, एक छोटे से कमरे में तो लेबोरेटरी बनी रहती, बस उसी में हमारा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ना। और जो भी साइंटिस्ट होते हैं जो बिल्कुल बड़े बड़े बाल वाले, जिनको बाल कटाने की फुर्सत नहीं, दाढ़ी बनाने की फुर्सत नहीं, वो तो अपना एक छोटे से कमरे में खुद ही एक छोटी सी लैब को सेटअप करके, स्कूलों की तब भी आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी बड़ी होती है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जाके करते हैं, अदरवाइज़ तो पर्सनली जो साइंटिस्ट अपनी बनाते हैं वो छोटी छोटी सी, तो अपने हिसाब से उन्होंने सब चीज़ें डिज़ाइन करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको पहला तो एल और ए का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब
अगर हमसे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की प्रिसाइज डेफिनेशन पूछे, जो मैंने यहाँ पर अभी आपसे बात नहीं करी है, तो अगर प्रिसाइज डेफिनेशन पूछी जाए दोनों की तो क्या होगी, देखिए, है ना। इफ़ मैंने L को ले लिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैंने एरिया को ले लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा अगर मैं ले रहा हूँ, तो इससे मैं रेजिस्टिविटी को देखूँ, रो इक्वल्स टू R इंटू क्या था मेरा A/L, मैंने A को भी 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, मतलब रो मेरे लिए किसके बराबर हो गया, R। तो मीनिंग क्या है रो का R के बराबर होना, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी हो गया, व्हेन, किस कंडीशंस में, ठीक है ना। तो हम लोग रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देंगे, इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस प्रेजेंट in a conductivity cell in which area of electrodes is 1 centimeter square and the distance between the electrodes is 1 centimeter। बट ये थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा नहीं दे रहा डेफिनेशन, ठीक है ना। तो हमें अगर पता है, मैंने अभी बोला कि ये जो प्लेट्स हैं आपकी, ये ऑब्लिक तो मैंने दिखाने के लिए दिखाई है ऐसे, अदरवाइज ये इस तरह से, तो ये एक एरिया है बेटा, और इनके बीच की लेंथ अगर मैं L ले लूँ, तो एरिया और लेंथ को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम। तो अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू लेंथ है। अब एरिया है 1 cm स्क्वायर, वॉल्यूम है लेंथ है 1 cm, तो इससे मेरा वॉल्यूम जो हो गया वो 1 cm क्यूब हो गया, और मुझे पता है cm क्यूब और ml आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसी को मैंने 1 ml भी बोल दिया। मतलब अब जो प्रिसाइज डेफिनेशन होगी वो हम लोग बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, resistivity is resistance of all the resistance of all the ions present in 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये है प्रिसाइज डेफिनेशन फॉर अवर चैप्टर, ठीक है ना। आप वहाँ पर इलेक्ट्रो कह रहा हूँ, सॉरी, फिजिक्स में तो आप जब मेटलिक कंडक्टर्स पढ़ते हो तो वहाँ पर एरिया और लेंथ की बात करते हो बेटा, बट यहाँ पर हमारे लिए रेजिस्टिविटी की प्रिसाइज डेफिनेशन है कि अगर मैंने इस सॉल्यूशन का 1 ml लिया, उस 1 ml में जितने भी आयंस आ गए उनका जो भी रेजिस्टेंस होगा, दैट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। और इसी तरह से अगर कंडक्टिविटी की प्रिसाइज डेफिनेशन पूछे हमसे, तो हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी इज व्हाट, इट इज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये प्रिसाइज डेफिनेशन है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। अब पहला अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है ना। हमसे कह रहा है कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी कापा, ठीक है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग रेजिस्टेंस, लैंग्वेज बस थोड़ी सी बड़ी होती है, अदरवाइज ठीक है ना, क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं। हैविंग रेजिस्टेंस 200 ओम एंड filled in a conductivity cell having area of electrodes 5 cm square and distance between electrodes 2 cm,
ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी सी इनमें लैंग्वेज बड़ी लग सकती है आपको बस, अदरवाइज तो क्वेश्चंस तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन कहते हैं ना, जैसे हलवा सभी को पसंद होता है, गाजर को या मूंग का हो, पसंद अपनी अपनी है, ठीक है। हलवा टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि बस आए तो करना ही है, छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, खाना ही। कभी हम किसी भी डिनर पार्टी में जाते हैं, शादी वादी में, तो हलवा आखिरी में ज़रूर टेस्ट ज़रूर करते हैं, ठीक है ना, भले खाना कितना भी दबा के क्यों ना खा लिया हो, ठीक है ना। वो एक इंडियन टेंडेंसी हमारा तो वही है कि खाना तो ये क्वेश्चन आए तो करना तो ही, छोड़ना ही नहीं है। अब सीधे सीधे पहले हम सी की बात करें, ठीक है ना, तो इट इज़ 1/r, तो r हमें क्वेश्चन में दिख ही रहा है, यूनिटी दिख जाएगी, ये r है आपका, तो 1/200, तो आई विल से 5 × 10⁻³ सीमेंस, ठीक है। मान लो मुझसे बोल रहा है कि सेल कांस्टेंट निकालो, तो सेल कांस्टेंट G स्टार इज अवर L/A, तो 2/5 मतलब मैं बोलूँगा 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। अब मुझसे बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी बताओ, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस मतलब 200 × एरिया बाय लेंथ, मतलब ऊपर 5 नीचे 2, आई विल से 500 ओम सेंटीमीटर, ओके। और अब हमसे बोल रहा है फाइनली कि कंडक्टिविटी बताओ, तो इट इज़ 1 रेजिस्टिविटी, तो 1/500, और 1/500 माई आंसर विल बी 2 × 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये 4 पार्ट हो गए आपके, ठीक है। तो ये छोटा सा इलस्ट्रेशन मैंने एक लिया है कि इन टर्म्स का यूज़ क्या है, डेफिनेशंस क्या है हमारी, ठीक है। अब फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं बेटा, वहाँ पे तो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, तो फिजिक्स में हमें केवल रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करनी पड़ती है, मतलब कंडक्टिविटी। बट चूंकि यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, तो हमारे लिए कंडक्टिविटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि हमने जो अभी डेफिनेशन दी है कि कंडक्टिविटी इज बेसिकली द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 ml में कितने आयंस हैं सॉल्यूशन के, वो तो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है। आई होप आपकी बात, मतलब मेरी बात, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी बात आपकी खोपड़ी में जा रही होगी कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस पर ml में डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। और अगर मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में डेफिनेटली नंबर ऑफ आयंस पर ml में पहले से कम हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे पास हमारे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और कंसंट्रेशन के लिए हम लोग या तो उसे मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो दिस 2 टर्म्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर केस, ठीक है। ये तो हम लोग अभी कि क्या क्या टर्म्स हैं उनको समझ रहे थे। अब हमारे जो मेजर क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के, वो इन्हीं दोनों पर मिलने वाले हैं। तो अब मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, वो तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारे लिए अब अगली इंपॉर्टेंट टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। अब बोला मैंने प्रोनाउंस इसे लैम्डा एम करा है बेटा, बट इट इज़ नॉट द जो वेवलेंथ वाला लैम्डा होता है, ये वो नहीं है ना, उल्टा वी लिखते हैं और नीचे कैपिटल एम लिखते हैं, बट प्रोनाउंस मोलर कंडक्टिविटी करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? तो मोलर जब कंडक्टिविटी क्या बोल रहे थे आप, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आप मोलर कंडक्टिविटी क्या बोलेंगे, इट इज कंडक्टिविटी ऑफ all the ions present, है ना, प्रेजेंट की जगह हम लोग ज़्यादा करेक्ट वर्ड प्रोड्यूस बोले, इट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
अगर आपने अपने एक्वस सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है, जो भी पानी है उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है, उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उनका जो भी कंडक्टिविटी होगा उसी को बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो दैट्स वाई जो हमारा फॉर्मूला होगा मोलर कंडक्टिविटी का, है ना, ये तो डेफिनेशन है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है इट इज कापा इंटू वी, है ना। कापा क्या था? कापा था कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी है। वी, ये वी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी? वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which contains 1 mole of electrolyte। ठीक है, यहाँ पर V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आप खुद इमेजिन करिए कि आपने कापा क्या था? 1 ml की वजह से कंडक्टेंस, है ना, 1 ml के अंदर जितने भी आयंस थे उनका कंडक्टेंस, तो ये पर ml में था। तो पर ml में जितने भी आयंस हैं, अगर मैंने उसको उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसलिए मैंने ml में ही बोला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेंट्स वॉल्यूम, है ना, ये लिखना मैं भूल गए, ml में ही होना चाहिए ताकि डायमेंशनली दोनों करेक्ट हो जाए। तो इट इज़ वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी। अब हम कैसे पता करेंगे कि वो वॉल्यूम ml में कितना होगा जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा? तो उसके लिए भी हमारे पास, हमें डायरेक्टली कभी भी V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, मोलरिटी गिवन होगी बेटा। ठीक है, तो उस मोलरिटी से हमें ये निकालना पड़ेगा, तो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वॉल्यूम। ठीक है, कि अगर आपको आपके सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन है तो उससे V कैसे निकालोगे ना। तो अगर मोलरिटी मेरे सॉल्यूशन की मोलरिटी कैपिटल M है, तो रिकॉल करें हम लोग कि क्या यूनिट होती है मोलरिटी की? मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ये तो सभी को पता होगा, मतलब ठीक है ना, कैपिटल M मोल्स जो हैं इलेक्ट्रोलाइट के, कैपिटल M मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन इसके अंदर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझा पाया हूँ। मोलरिटी की यूनिट थी सिंपली मोल पर लीटर। कैपिटल M मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने ml के अंदर होगा, पहले लीटर में ही निकाल लेते हैं। अगर कैपिटल M 1 लीटर के अंदर है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 बाय कैपिटल M लीटर ऑफ सॉल्यूशन में होगा। बट हमें लीटर न चाह के किस में चाहिए? ml में चाहिए। तो ml में करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 1000 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो इट इज़ 1000 बाय ml ऑफ सॉल्यूशन हो गया। एंड बाय आवर डेफिनेशन ऑफ V, जो हमने मीनिंग लिखा है V का, इट इज़ द वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए V जो हो गया आपका, है ना। अब किसी भी क्वेश्चन में वो आपसे V पूछ भी सकता है बेटा, ठीक है, ध्यान देना, ये है V का फॉर्मूला। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्डन फार्मूला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर ही मिलेंगे, और ये अब इससे लिंक्ड भी है। और बी केयरफुल, इसकी यूनिट ml में है, हमारा हमने ml में लिया है। इस वजह से हमारा जो लैम्डा m का कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा, दैट विल बी 1000 इंटू V की जगह मैंने क्या रख, मतलब सॉरी कापा तो था ही, V की जगह 1000 बाय m रखा। तो लिखते वक्त हम लोग उसे 1000 इंटू कापा बाय m बोलेंगे। So this is our very much important formula, because मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर ही मिलेंगे। लैम्डा m इक्वल्स टू 1000 इंटू कापा बाय m। अब अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें ना, देखिए वो इम्पोर्टेंट है। यूनिट क्या होगी? यूनिट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी ना, कंडक्टिविटी की यूनिट थी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और नीचे मोलरिटी की यूनिट होती तो मोल पर लीटर है,
बट आपने उसे ml में लिया है इस केस में, तो इसलिए आप इसे मोल पर ml को cm³ लिखोगे। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि यूनिट जो है इसकी वो सीमेंस, ये सेंटीमीटर क्यूब नीचे से ऊपर गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ये यूनिट भी हमारे लिए याद रखना खूब कंपलसरी है। तो इसकी यूनिट हो गई सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ठीक है। दिस इज़ आवर मोलर कंडक्टिविटी। मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बताऊं, फिर मैं आपको रिलेशन भी बता रहा हूँ दोनों के बीच में, और कुछ हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखते हैं कि अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी की बात करी है वैसे ही अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दैट इज अवर लैम्डा EQ। अगेन हम लोग है ना लैम्डा ही बोल रहे हैं, तो लैम्डा EQ, बाकी वो उल्टा वाला भी है। तो जैसे आपने इसकी डेफिनेशन दी है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या दोगे आप? इट इज कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस produced by one equivalent of electrolyte. It is conductivity of all the ions produced by one equivalent of electrolyte, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पर आपने 1 मोल बोला था वैसे 1 इक्विवेलेंट, इसलिए इसका भी बेसिक फार्मूला लैम्डा EQ का कापा इंटू V ही रहेगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर में कापा तो कंडक्टिविटी, V का मतलब वापस वॉल्यूम इन ml। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V? वॉल्यूम इन ml which contains one equivalent of electrolyte। ओके, सो अब हम लोग इसमें है ना, मैं वापस अब पूरी तरह से इसको समझा नहीं रहा हूँ। अब इक्विवेलेंट के लिए हम लोग मोलरिटी की जगह क्या यूज़ कर देंगे? नॉर्मलिटी। तो मैं ये वाला डेरिवेशन अब स्किप कर रहा हूँ, सीधे फार्मूला लिखूंगा, यहीं ओरली में समझा दे रहा हूँ। तो अब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम निकालेंगे। नॉर्मलिटी अगर मैंने कैपिटल N ले ली तो नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है? जैसे मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, नॉर्मलिटी की यूनिट होगी इक्विवेलेंट पर लीटर। देन वी विल से कि कैपिटल N इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। सो 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी प्रेजेंट इन 1 by कैपिटल N लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ml में 1000 बाय कैपिटल N हो गया, वही V हो जाएगा, ठीक है। मतलब सब कुछ चीज़ें सेम है, बस फर्क कहाँ पर आ जाएगा? मोलरिटी की जगह आपका नॉर्मलिटी हो जाएगा, ये V है आपका, ओके। सो दैट्स वाई आपका लैम्डा EQ का जो गोल्डन फार्मूला बनेगा, अगर मैं वापस पुट कर दूं तो इट इज़ 1000 इंटू कापा बाय N, ठीक है। ये आपका गोल्डन फार्मूला हो गया है फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इट इज़ 1000 इंटू कापा बाय N, ओके। अब इसकी भी यूनिट की अगर बात करते बेटा, तो यूनिट की बात करें, ऊपर तो वही सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी की, और नीचे नॉर्मलिटी के लिए क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट, है ना, पर cm³। So that's why the final unit will be our Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, है ना। अब किसी क्वेश्चन में भैया दोनों एक साथ पूछें तो क्या हमें दोनों को अलग अलग निकालने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है ना। आपको दोनों को अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग, ठीक है ना, सीधे सीधे क्या कर लेंगे, इसमें रिलेशनशिप डिराइव कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग रिलेशन डिराइव करते हैं
रिलेशन बिटवीन, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो दोनों के फॉर्मूले हमारे सामने ही लिखे पड़े। इफ आई एम टेकिंग द रेशियो ऑफ लेमडा एम बाय लेमडा इक्यू, तो लेमडा एम का रेशियो होगा हमारा, लेमडा एम का फॉर्मूला पहले रख रहा हूँ 1000 इंटू कापा बाय एम, और लेमडा इक्यू का जो फॉर्मूला होगा आपका दैट विल बी 1000 इंटू कापा बाय एन, ठीक है। ऊपर नीचे से दोनों कैंसिल होंगे, बचा क्या हमारे पास, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी, और नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एन फैक्टर। ओके, सो दैट्स वाई हमारे लिए जो अब रिलेशन हो गया वो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा, है ना, पहले यहाँ एन फैक्टर लिख देते हैं, लेमडा एम इक्वल्स टू एन फैक्टर इंटू लेमडा इक्यू। ये आपका गोल्डन फॉर्मूला बन गया है। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। अब आप बोलो कि सर फिर आपने हमारी जान आफत में कर दी, बोल रहे हो कि सिंपल टॉपिक है, एन फैक्टर से तो हम वैसे ही डरते हैं। यहाँ पर एन फैक्टर में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं बेटा, क्योंकि अभी मैंने बोल दिया है दिस टॉपिक इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो एसिड का एन फैक्टर सीधे सीधे नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। एसिड का एन फैक्टर सीधे नंबर ऑफ H प्लस आयन, अगर एसिटिक एसिड होगा तो 1, फॉर्मिक एसिड है 1, HCl है 1, HNO3 है 1, ठीक है, H3PO4 है 3। बस फॉस्फोरस के एसिड्स में ज़रूर एक्सेप्शन के तौर पे ध्यान रखना कि फॉस्फोरस एसिड H3PO2 जो होता है उसका 1 होता है, H3PO3, ठीक है, उसका 2 होता है, H3PO4 उसका 3 होता है। फॉस्फोरस का ज़रूर ध्यान रख लेना, और बाकी अदरवाइज तो जितने H दिख रहे हैं वही आपका एन फैक्टर। बेस की बात करोगे तो बेस का एन फैक्टर जो होगा वो नंबर ऑफ OH माइनस आयन। ये भी सिंपल है काफ़ी, बेस दिख ही जाएगा, है ना। NaOH होगा तो 1, MgOH होल ट्वाइस होगा तो 2, AlOH होल थ्राइस होगा तो 3, ठीक है। और सॉल्ट के लिए जो एन फैक्टर होता है, सॉल्ट का एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर NaCl है तो पॉजिटिव चार्ज भी 1 यूनिट का, नेगेटिव चार्ज भी 1 यूनिट का। MgCl2 लेंगे तो Mg+2 2 यूनिट का हो गया, और 2 क्लोराइड है तो नेगेटिव चार्ज भी 2 का। तो आई होप इतना हमें आता ही होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया जैसे हमने, है ना, क्वेश्चंस टिपिकल बनाने होंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट पे आएगा। तो अब एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए आपके पास 2 एल्यूमिनियम है, +6 का चार्ज हो गया, या 3 सल्फेट है -6 का चार्ज, तो 6 यूनिट का हो गया। या हो सकता है वो आयंस की बात करें तो आयंस का एन फैक्टर तो चार्ज ही होता है, ठीक है। जैसे L+3 की बात करेगा तो L+3 का एन फैक्टर 3, सल्फेट की बात करेगा तो सल्फेट का एन फैक्टर विल बी 2। तो यहाँ पर आप टेंशन मत लीजिएगा कि एन फैक्टर आ गया फिर से, यहाँ पे कोई रिएक्शन तो लिखनी ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है। एसिड होगा तो एन फैक्टर 1, ठीक है ना, बेस होगा तो एन फैक्टर उसका मतलब एसिड होगा तो H+, बेस होगा तो OH माइनस, सॉल्ट होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई रिएक्शन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताई, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपके। अब जो भी चीज़ पूछेगा इन्हीं फार्मूलों में बस आपको वैल्यू पुट करके निकालना होगा, ठीक है। और एन फैक्टर यहाँ पर डेफिनेटली आपका 1 से बड़ा ही होगा। तो एक जनरल रिलेशनशिप ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि लेमडा एम जो होगा वो, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा किससे, लेमडा EQ, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो आपको 1 ही मिलने वाली क्वेश्चन, ठीक है। अब इनके अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था, अब इनके ऊपर वापस मिक्स क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, है ना। अब मैं लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आपको बोल के सुना रहा हूँ, क्योंकि वी विल डू द मेनी क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ DPP एंड exercises. In a conductivity cell, the area of electrodes used are 10 centimeter square, okay, and the distance between the electrodes is 1.5 centimeter, okay। ये हमें दिया हुआ है। In a conductivity cell, the area of
electrodes is 10 centimeter square and the distance between the electrode is 1.5 centimeter. ठीक है, if molarity of solution is 0.05 molar then है ना कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी तो मैंने पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा था क्वेश्चन। अब सिंपल सा कि एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने डाटा लिख दिया। लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, मोलरिटी है इतना, मोलर कंडक्टिविटी निकालो। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी बेटा, है ना, बट फॉर प्रैक्टिस अगेन हम लोग सब चीज़ें निकाल लेते हैं। मान लो सेल कांस्टेंट बोले तो इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स टू आपका किसका एरिया। तो हम लोग बोलेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻1 cm इनवर्स। मान लें हमसे बोल रहा है कि कंडक्टेंस बताओ, है ना, तो कंडक्टेंस तो अभी हमें गिवन ही नहीं है इसका। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है सपोज करो 50 ओम, रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम। तो अब अगर हमसे बोल रहा है कंडक्टेंस बताओ तो 1/50 मतलब 2 इंटू 10 की पावर कितना आपका -2, ये हमारा इसका कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यूनिट हो जाएगी इसकी सीमेंस। अब मान लो बोला रेजिस्टिविटी बताओ, एक क्वेश्चन में और सब कुछ कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी बताओ, तो रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस 50 इंटू A/L, तो 10/1.5 मतलब 500 अपॉन 1.5। बोल रहा है कि कंडक्टिविटी कापा बताओ, तो वो इसी का उल्टा मतलब 1.5 अपॉन 500 दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -3 क्या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर हमसे फाइनली बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी बताओ, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, अभी क्या लिखा हमने फॉर्मूला 1000 इंटू कापा बाय m। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। 1000 इंटू कापा, कापा कितना 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय m कितना 0.05, है ना, जिसे मैं 5 इंटू 10 पावर कितना लिख रहा हूँ -2। तो ये आपका कैंसिल, है ना, एक बचेगा, एक जीरो यहाँ से हटा लिया हमने। ठीक है, 300/5 मतलब 300/5 हो गया कितना हमारा 60 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एग्रीड। अब मान लीजिए अगर हमसे बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एल्यूमिनियम सल्फेट है। ठीक है, अगर हमसे ये भी बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बताओ। तो पहला तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल ये बढ़ा दीजिए कि दिस इज़ द सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, इसमें ज़रूर बस अगली क्लास में थोड़ा सा कोलरॉश लॉ एक अच्छा पार्ट होता है, बट वो भी मैं आपको काफ़ी सिंपल वे में समझाऊंगा। उसके क्वेश्चंस भी होते तो फार्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, और अभी तक का तो पूरा काम बिल्कुल सिंपल इजी वे में था हमारा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकालो। तो मैंने आपसे अभी बोला कि अब हमें ज़्यादा तीम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वी विल यूज़ द फार्मूला। अब इसका एन फैक्टर, सॉल्ट का एन फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, और उसमें भी जेएस सर का शॉर्टकट की हमें ज़्यादा झंझट नहीं करना हो। अगर नीचे कोफिशिएंट अलग अलग लिखे हुए हैं तो सीधे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है ना। जिनमें कोफिशिएंट इक्वल है बेटा उनमें सोचना पड़ सकता है, जैसे NaCl है तो 1 होगा, MgSO4 है तो कोफिशिएंट 1 है भले, बट उसका एन फैक्टर 2 है क्योंकि MgSO4 टूटेगा Mg+2 और SO4 -2 में। इस वजह से उनमें सोचना पड़ सकता है। जिनमें अलग अलग है उनमें तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। MgCl2 आ जाए 2 ही होगा, 1 × 2। सोडियम फॉस्फेट आ जाए Na3PO4 3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो गया। तो अब अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, आई विल जस्ट यूज़ द फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर। तो इस 60 को मैं क्या करूँगा 6 से डिवाइड करूँगा, तो मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा 10 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो ये एक इस तरह से आपके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे इस टॉपिक में। तो आज की क्लास होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, काफ़ी इजी थी आज की क्लास और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको गारंटेड मिलने वाले हैं। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भर भर के हमारी नीट एग्ज़ाम में एम्स में पूछे गए हैं, और अब हम लोग कंफर्टेबली उसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलरॉश लॉ वगैरह जो इसका अच्छा वाला पार्ट है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इस थ्योरी को क्लियर करिए, क्योंकि हमें वापस इसकी ज़रूरत अगले वाले टॉपिक में पढ़ने वाली। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर
मिलते हैं। आई होप आज की क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुड मूड के साथ, गुड कॉन्सेप्ट्स के साथ अगेन मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।